तो 5 लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं और दिस इज नाउ द लेक्चर 6 ऑफ दिस सीरीज हिस्ट्री ऑफ यूएसए। सो हमने ऑब्वियस अमेरिका आज़ाद करवा दिया और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें मिल गया और कुछ बातें कॉन्स्टिट्यूशन की भी हमें पिछले 5 लेक्चर्स में समझ आएंगी। अब आ जाते हैं हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब पहले जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, अमेरिका के। और जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में अगर हम देखें तो हमने कहीं पीछे पढ़ा था कि 7 ईयर्स ऑफ वॉर जो हुई थी, जो 7 ईयर्स वॉर, उसमें उनका बहुत अच्छा रोल रहा था और कमांडिंग वो कर रहे थे। ऑब्वियस ही वॉज अनअपोज्ड। फिर जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो उनका एक बड़ा किरदार था, तो उनसे किसी का इख्तलाफ नहीं था। तो ही वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। इनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन भी नहीं थी। ऑब्वियस नया नया मुल्क बना है, पहला पहला बंदा है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी। व्हाट ही डिड कि उसने अपने मिलिट्री का यूनिफॉर्म उतार के सिविलियन ड्रेस पहन के अपनी ऑफिस, ये जो प्रेसिडेंट की ऑफिस थी, ये ज्वाइन की, राइट। और व्हाट ही डिड, उस दो दो टर्म्स अपनी सक्सेसिव कंटिन्यू की, 2 दफा प्रेसिडेंट की टर्म कंटिन्यू की। एंड देन इज्जत से वो रिटायर हो गए और एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि भी जो सदर होता है वो सिविलियन क्लॉथिंग में होगा और 2 टर्म सर्व करेगा, ठीक है। उसके बाद वो दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, मींस कंजेक्टिव वो 3 टर्म्स नहीं गुजार सकता, सब सिर्फ 2 टर्म्स गुजार सकता है। अब जॉर्ज वॉशिंगटन के टाइम पे हैमिल्टन साहब थे। तो ये जो आपके हैमिल्टन थे, ही वो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, मतलब वजीर खजाना टाइप था। तो उसने एक 5 पॉइंट प्लान दिया। व्हाट इज 5 पॉइंट? अगर हम देखें तो हैमिल्टन और जेफरसन ये अपोजिंग आइडियोलॉजी वाले थे। ये वही लोग थे जो फेडरलिस्ट, एंटी फेडरलिस्ट वाले थे। स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट हो या स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट हो, एग्रेरियन कैपिटल हो या इंडस्ट्रियल कैपिटल हो, ये जो डिवीजन हमने पीछे पढ़ा। तो ऑब्वियस एक शुरू के साल में थोड़े इश्यूज थे कि कोई एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाए अमेरिका को कि किस किस पाथ पे अमेरिका चलेगा। तो ये कन्फ्यूजन फॉर द टाइम, फॉर द ईयर्स रहती है, अनलेस एक आगे जाके कहीं एक ट्रैक के ऊपर अमेरिका चले। सो ये एक चीज़ रहेगी बिटवीन द इशू के। कुछ नॉर्थ वाले चाहते थे स्लेव ट्रेड ना होना चाहिए, साउथ वाले चाहते थे कि होना चाहिए, स्लेव्स होने चाहिए, वो कहते थे पॉपुलेशन। सो देयर वाज अ डिफरेंस एंड डिवाइड इन द सोसाइटी, द नॉर्थ एंड द साउथ, ठीक है। हैमिल्टन साहब ने अपना 5 पॉइंट प्लान दिया। दिस 5 पॉइंट प्लान वाज कि एक्चुअली इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए वी शुड हैव अ सिस्टम। हमें कुछ ऐसा सिस्टम स्टेब्लिश करना होगा कि जिससे हम कर्जे उतार सकें। तो उसने कहा कि एक नेशनल डेट सिस्टम बनाएंगे कि जिसमें इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स हो। इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि इफ पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन द बॉन्ड्स, वो जाते हैं बॉन्ड खरीदते हैं, और जैसे सेविंग बॉन्ड्स होते हैं हम खरीद लेते हैं और महीने के बाद या साल के बाद हमें उसके ऊपर गवर्नमेंट प्रॉफिट देती है। तो उस तरीके से होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, राइट। तो उसने कहा कि हमने ये सिस्टम बनाना है। उसने कहा कि इसके लिए हमने एक बैंक ऑफ यूएस बनाना होगा जो कि पब्लिक फंड्स को होल्ड करेगी, करेंसी नोट्स वगैरह इशू करेगी। बिकॉज वी न्यू कि पहले जो हमने पढ़ा था तो दैट वाज अ लूज सिस्टम। उसमें इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और सारी की सारी चीज़ें स्टेट के लिए छोड़ी गई थी। इसने कहा कि नहीं जी, हम एक नेशनल लेवल पे एक बैंक बनाएंगे जिसे बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कहेंगे, ठीक है। अब बैंक का काम क्या होता है कि आपको प्रॉफिट भी देती है, आप आपसे पैसा लेती भी है, आपको देती भी है। सो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह सारी बैंक्स के अंदर चलेंगी, राइट। फिर फोर्थ पॉइंट वाज हिज अ विस्की टैक्स। विस्की टैक्स में ये कहता है कि हम एक टैक्स लगाएंगे कि जो जो भी स्मॉल फार्मर्स होंगे जो विस्की बनाते हैं, दे हैव टू पे अ टैक्स। फिफ्थ वाज कि उसने कहा था कि हम टैरिफ लगाएंगे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग उसको प्रमोट किया जाए। सो व्हाट एक्चुअली इज अ टैरिफ? टैरिफ वो चीज़ होती है, टैरिफ एंड टैक्स के अंदर ये फर्क होता है कि दिस इज यूर कंट्री यूएसए, ठीक है, दिस अदर कंट्री यूके या पाकिस्तान। अब अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाएगा, लेकिन बाहर से अगर कोई चीज़ आती है तो उस टैक्स को टैरिफ कहा जाता है। तो उसने क्या किया कि बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया। दैट मीन्स कि बाहर से कोई चीज़ ना मंगवाएं, आप प्रमोट करें लोकल मैन्युफैक्चरिंग। दिस वॉज इज 5 प्लान। ये 5 पॉइंट प्लान था। अब जो नीचे वाले लोग थे वो अपने आप को रिपब्लिकन रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कहलाते थे। वो कहते थे भाई हमें एग्रेरियन मुल्क चाहिए, हमें इंडस्ट्रियल मुल्क नहीं चाहिए। तो हम ये आपका जो, हमें फ्री ट्रेड होना चाहिए और एग्रेरियन आइडियल होना चाहिए। तो व्हाट दे डिड, इन्होंने एक डील की इनके साथ ना, सदर्नर्स ने और नॉर्दर्नर्स ने एक डील की। तो कहा भाई शुरू के 4 पॉइंट्स हम एक्सेप्ट करते हैं और 5वां पॉइंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। एंड एक परमानेंट कैपिटल, दारुल खिलाफा कैपिटल जिसे हम कहते हैं, वो हमने पोटोमक पे बनाना है। पोटोमक इज रीजन वेयर वाशिंगटन डीसी इज, तो उसे कैपिटल बना दिया, ठीक है। तो अब फार्मर से उन्हें फोर्थ पॉइंट पे इशू था कि जो अपनी ग्रेन्स को विस्की में कन्वर्ट करते थे, प्रॉफिट बनाते थे। तो व्हाट फार्मर डिड, इस विस्की टैक्स के खिलाफ ना रिवोल्ट किया, विस्की रेबेलियन ले आए, उनके खिलाफ हुए। वॉशिंगटन साहब ने 13,000 बंदों की फोर्स यूज की और उनका जो रेबेलियन था उसे क्रश कर दिया, राइट। अब ये जो हम प्रेसिडेंसी की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट के पहले जो प्रेसिडेंट थे यूएस के,
उनके टेन्योर के अंदर क्या क्या इवेंट या वाकयात हुए, राइट। तो अभी हम वॉशिंगटन साहब जो पहले थे उनके टाइम की बातें कर रहे हैं। वॉशिंगटन साहब के दौर में ही एक ट्रीटी का इशू आता है, दैट इज कॉल्ड जेस ट्रीटी। फ्रांस और यूके के बीच में भी इनकी कंफ्यूजन होती है। नॉर्थ वाले कहते हैं कि वी शुड हैव गुड रिलेशन विद यूके, एंड साउथ वाले कहते हैं भाई फ्रांस के साथ चाहिए। सो ऑब्वियस वो दोनों को बैलेंस करने के लिए चलते हैं वॉशिंगटन साहब। तो फ्रांस का अलायंस भी होता है अमेरिकन के साथ। जो फ्रांस का एम्बेसडर होता है ना, गैनेट, फ्रांस का जो एम्बेसडर है, गैनेट या रिप्रेजेंटेटिव, तो वो क्या करता है कि अमेरिका के अंदर बैठ के अमेरिका की शिप्स को हायर करता है, कि क्योंकि फ्रांस है, फ्रांस और यूके ना यूरोप के अंदर जंग में होते हैं, वो जंग लड़ रहे होते हैं आपस में। तो वो क्या करता है, अमेरिका के अंदर बैठ के लोग हायर करता है फॉर द फ्रांस टू अटैक यूके, शिप्स वगैरह हायर करता है। तो यूके क्या करता है गुस्से में, कि जो अमेरिका की शिप्स यूके के चैनल के पास से गुजर रही होती है, मुल्क के पास से, उन्हें पकड़ता है और इम्प्रेसिंग करता है। जो अमेरिका के सेलर होते हैं उन्हें अपनी नेवी के अंदर सर्व करवाने के लिए ज़बरदस्ती करवाता है अगेंस्ट द फ्रांस, ठीक है। अमेरिका को ये बात ना अपनी सॉवरेंटी के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है कि वाई यूके इज डूइंग सो, राइट। तो फिर जो अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन जे होते हैं, उन्हें भेजा जाता है कि जो इम्प्रेसमेंट का इशू है यूके का और फ्रांस के साथ हमारा, उनको जाके आप सॉल्व करो। जॉन जे साहब जाते तो हैं वहाँ पे, लेकिन वो सिर्फ ट्रेड रिलेशंस को बेहतर करते हैं, इम्प्रेसमेंट और शिपिंग राइट्स के बारे में कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो जो इम्प्रेसमेंट का इशू होता है ये चलता रहता है जब तक फ्रांस और यूके की जंग आपस में खत्म नहीं हो जाती। तो दिस वॉज जेस ट्रीटी, राइट। अब जी सेकंड प्रेसिडेंट आ जाते हैं, जॉन एडम्स, ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उस वक्त तक वॉशिंगटन साहब तो अनअपोज थे, लेकिन जो सेकंड प्रेसिडेंट था यहाँ पे अब थोड़ी ग्रुप बंदी और डिविजन्स बढ़ रहे थे, स्प्लिट बढ़ रहा था। एक तो थे आपके इलीट क्लास फेडरलिस्ट जो चाहते थे नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ज़्यादा डेमोक्रेटिक लिबर्टी होगी तो इलीट क्लास दब जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। फिर नीचे वाले रिपब्लिकन सदरनर्स आपके जो कहते थे कि फ्रीडम एंड इक्वलिटी होना चाहिए, हर चीज़ बराबरी होनी चाहिए। उस टाइम पे ये था कि इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर फ्लॉ और गड़बड़ थी, नया नया सिस्टम था। तो व्हाट हैपेंड इन 1796, वाइस प्रेसिडेंट तो वो बनता था जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होते थे। इलेक्टोरल कॉलेज के जो हमने कहा कि 538 में जो लीड करेगा, जिसके पास ज्यादा वोट होंगे, ही बिकम द प्रेसिडेंट। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसके पास जाती थी जो सेकंड हाईएस्ट वोट लेता था, राइट। सो अब हुआ ये कि जॉन एडम्स साहब तो प्रेसिडेंट बन गए, जो कि एक फेडरलिस्ट थे, लेकिन थॉमस जेफरसन जो ऑपोजिट आइडियोलॉजी के थे वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया। अब एक ही गवर्नमेंट के अंदर दो अलग पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोग आके बैठ गए, तो ऑब्वियस कुछ ना कुछ तो इशू होगा। अब जी फॉरेन पॉलिसी का इशू हो गया कि फ्रांस को चूज किया जाए या इंग्लैंड को चूज किया जाए, ठीक है। जबकि फ्रांस का जो बिहेवियर था दैट वाज टू वायलेंट, ठीक है। सो इस दौरान ना एक XYZ अफेयर्स का नाम दिया गया। उसमें ये होता है कि अमेरिका जो है फ्रांस के जो लोग हैं उनको मनाना चाहता है कि आप जो ये हमारे लोगों को हायर कर रहे हैं इनको छोड़ें, ये जो इन्वेस्टमेंट इशू है इन्हें छोड़ें। सो फ्रांस क्या कहता है, फ्रांस के जो तीन जो लोग होते हैं जो डील करने आए होते हैं वो ब्राइब या रिश्वत मांगते हैं, उनको XYZ का नाम दिया जाता है। जो एजेंट्स होते हैं फ्रांस के एजेंट, उनको XYZ का नाम दिया जाता है कि वो ब्राइब मांगते हैं। इस पर अमेरिका को गुस्सा आता है, तभी इस इशू का नाम रखा है XYZ अफेयर्स। फिर एलियन एंड सेडिशन एक्ट ये अमेरिका के अंदर पास किए जाते हैं। एलियन एक्ट इसे कहा जाता है कि कोई भी इमिग्रेंट अमेरिका के अंदर आएगा तो अब उसे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम गुजारना पड़ेगा अमेरिकन सिटीजन बनने के लिए। एक कंडीशन बना दी कि यू हैव टू स्पेंड सम ईयर्स, 7 ईयर्स और 14 ईयर्स, तभी जाके आपको वहाँ की नेशनलिटी मिलेगी। देन कम द सेडिशन एक्ट। वो ये कहता है सेडिशन एक्ट कि अमेरिकन गवर्नमेंट को कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसके ऊपर सेडिशन एक्ट लगेगा, गद्दारी का मुकदमा चलेगा। जॉन एडम्स के बाद जो थर्ड प्रेसिडेंट बनते हैं उन्हीं के वाइस प्रेसिडेंट इस बार खुद प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ऑब्वियस वी न्यू कि वो थोड़ा रिपब्लिकन थे, साउथ को फेवर करते थे। तो अब जब थर्ड इलेक्शन होता है तो उसके अंदर ये होता है कि जेफरसन और ऑरनबर्ग के बीच में एक टाई आ जाता है इलेक्शन के, मतलब दोनों के वोट जो हैं 538 में से बराबर हो जाते हैं। अब जब टाई होता है तो देयर इज अ मैकेनिज्म कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके अंदर जो इलेक्शन किया जाता है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो मेंबर्स हैं उसमें जो मेजोरिटी लेगा ही बिकम द प्रेसिडेंट। सो जेफरसन साहब ऐसे प्रेसिडेंट बनते हैं कि पहले टाई आता है बाद में बनते हैं। फिर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट को नीड महसूस होती है कि वी नीड टू डू समथिंग, तो वो सिंपलर करने के लिए, आसान करने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज को 12th अमेंडमेंट पास कर देता है, राइट। ठीक, अब ये होता है कि अब जो सदर इलेक्ट होता है वो होता है, वाइस प्रेसिडेंट वो अपना चूज करता है या पिक करता है, राइट। अब थोड़ी डिप्लोमेटिक
पॉलिटिक्स आ गई कि जेफरसन साहब थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कॉमन जो लोग हैं उनको फ्री एक्सप्रेस करने के लिए ओपिनियन दिए जा रहे हैं, बिकॉज ही वॉज अ सदर्न पर्सन। लेकिन सिर्फ कुछ चंद मखसूस वाइट लोग थे जिन्हें वोटिंग राइट्स थे, और गुलाम जो स्लेव्स थे जो कि इतने सारे इन्होंने अफ्रीका से मंगवाए हुए थे, उनको कोई लिबर्टी नहीं थी। तो ऑब्वियस उनको गुस्सा आएगा। तो व्हाट दे डिड के जेफरसन के टेन्योर के अंदर पहली पहली स्लेव अपराइजिंग हुई कि इस गुलामों ने आवाज उठाई। दे फॉर्म अ गैब्रियल्स रेबिलियन, बगावत शुरू की इस नाम से। रिचमंड साहब थे जो कि वर्जीनिया के लोहार थे, ब्लैक स्मिथ थे, उसने कोशिश की कि कैपिटल को हाईजेक किया जाए। ठीक है। फिर जो हमारी एबोलिशनिस्ट डिमांड है, एबोलिशनिस्ट का मतलब है कि जो एंटी स्लेव डिमांड्स हैं हमारी, एबोल जब एबोलिशनिस्ट की बात आएगी तो दे आर टॉकिंग अबाउट प्रो स्लेव फोर्सेस के स्लेव का जो सिस्टम है उनको हम ताकत कैसे दें, और हम किस तरीके से स्लेवरी के निज़ाम को ख़त्म करें, जो हमारे ऊपर गुलामों के ऊपर सख्तियां हैं उनको कैसे ख़त्म करें। दिस वाज कॉल्ड एबोलिशनिस्ट डिमांड। लेकिन क्या किया जाता है, गैब्रियल को पकड़ लिया जाता है और उसे हैंग कर दिया जाता है। ठीक है। रिचमंड वर्जीनिया इज अ प्लेस। ठीक है। गैब्रियल वॉज द पर्सन। जब उसे हैंग कर दिया जाता है तो और ज्यादा सख्त कानून बना दिए जाते हैं अगेंस्ट द ब्लैक पर्सन, राइट। कि ब्लैक अब ग्रुप्स में मिल नहीं सकते, और उनको फ्री भी नहीं किया जा सकता, उन्हें अब आज़ाद नहीं किया जाएगा। वंस अ स्लेव विल रिमेन ऑलवेज अ स्लेव। एंड जेफरसन साहब के दौर में गवर्नमेंट का साइज भी थोड़ा कम कर दिया जाता है और टैक्सेस भी कम कर दिए जाते हैं टू टू फैसिलिटेट द पुअर पीपल। मिलिट्री को भी श्रिंक कर दिया जाता है, और जो एग्रेरियन यूटोपिया होता है कि एग्रेरियन मॉडल के ऊपर अमेरिका चलेगा, उसको इनेबल कर दिया जाता है, बिकॉज ही वॉज अगेन अ सदर्न। उन्हीं के दौर के अंदर एक केस होता है जिसे कहते हैं मैरबरी वर्सेस मेडिसन केस। इस मैरबरी वर्सेस मेडिसन केस में ये होता है कि जो मेडिसन साहब होते हैं वो क्या करते हैं कि एक जज साहब जिन्हें पिछले दौर हुकूमत में जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट किया जाता है, उसे वो कमीशन नहीं देते, मतलब वो सीट पे बैठने नहीं देते। सो जो चीफ जस्टिस होते हैं जॉन मार्शल, वो क्या करते हैं, वो एक फेडरलिस्ट होते हैं। ठीक है। मतलब नॉर्थ के फेवर वाले होते हैं। वो एक ऑर्डर देते हैं जुडिशियल रिव्यू का कि भाई हम एक पावर रखते हैं अपने पास, दैट इज अ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो हमें अलाउ करता है कि हम कोई भी फेडरल का लॉ या कोई भी पॉलिसी उसके ऊपर हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऑल दो इस मैरबरी वर्सेस मेडिसन में जो चीफ जस्टिस हैं वो गवर्नमेंट के फेवर में फैसला देते हैं, बट एक प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं कि जो चीफ जस्टिस या जो सुप्रीम कोर्ट है ऑफ द अमेरिका, उसके पास पावर आ गया है जुडिशियल रिव्यू का। सो व्हाट मैरबरी वर्सेस मेडिसन केस का इशू ये था कि जज को कमीशन नहीं दिया जाता बाय द गवर्नमेंट। तो चीफ जस्टिस जो है वो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दुनिया को दिखाता है, अमेरिका को दिखाता है, और वो एक प्रेसिडेंट सेट कर देता है कि अब कोई भी इशू होगा फेडरल का, उसके ऊपर जो आपका अमेरिकन कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर रखती है। फिर जेफरसन साहब के दौर में ही वो एरियाज परचेज करते हैं। जो लुइसियाना का एरिया है वो फ्रांस से परचेज किया जाता है। नेपोलियन जो है वो गवर्नमेंट उसकी हुकूमत होती है फ्रांस के अंदर। 15 मिलियन देखिए, इतना बड़ा एरिया वो परचेज करते हैं। फिर न्यू ऑर्लिन्स का इलाका भी वो फ्रांस से परचेज करते हैं। फिर व्हाट जेफरसन साहब डेट के लुइस एंड क्लार्क को भेजते हैं कि जो आपकी जो नई नई एक्सप्लोर लैंड है वेस्ट में जो खरीदी है नई नई, उनको एक्सप्लोर करें, और जो भी वाइट मेन्स हैं हमारे अमेरिकन हैं उनके पास इनफ लैंड होनी चाहिए कि वो अपना अपना छोटा छोटा फार्म रखें, लाइक। सो ईस्ट से शुरू होता है कि वेस्ट में एक्सप्लोर करने के लिए अपने बंदे छोड़ते हैं। अमेरिका वो कहता है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए और यहाँ पे एक फ्री मैन सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ हर कोई पार्टिसिपेट करे। अब व्हाट हैपेंड कि अगेन यूरोप में देखा जाए तो यूरोप के अंदर सबसे बड़ा लांजा ये चल रहा होता है इशू कि फ्रांस यूके आर एट वॉर। अब इनका मसला जब तक हल नहीं होता तब तक अमेरिका भी एक इशू के अंदर फंसा रहता है। व्हाट दे डिड कि जो इम्प्रेसमेंट का इशू होता है, जो अमेरिकन सेलर्स को यूके इम्प्रेस कर रहा होता है, इम्प्रेसिंग का मतलब नेवी के अंदर भर्ती करना, ठीक है, जबरदस्ती। तो अमेरिका गुस्से में यूके के ऊपर एम्बार्गो लगा देता है। जो अमेरिका वुड एंड कॉटन की इसके साथ ट्रेड करता है, तो वो कहता है अब हम आपके साथ वो ट्रेड नहीं करेंगे ब्रिटेन के साथ। एज अ पनिटिव मेयर, सजा के तौर पे, गुस्से के तौर पे एम्बार्गो लगा देता है, बैन कर देता है। ठीक है। और ये यूके के ऊपर जेफरसन साहब के दौर में होता है। अब वो जेफरसन साहब अपना एक एग्रेरियन आइडियल लेके आते हैं मुल्क के अंदर, इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि इंडस्ट्री से हम शिफ्ट करके एग्रेरियन की तरफ हैं। व्हाट वी डिड पहले के जो हैमिल्टन साहब थे वो थोड़ा इंडस्ट्रियल क्लास को प्रमोट करते थे, और ये एग्रेरियन को, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द अपोजिंग आइडियोलॉजी। व्हाट दे डिड कि वो फ्रांस का भी ब्लॉकेट कर देते हैं। ठीक है, जेफरसन साहब क्योंकि दोनों मसला कर रहे होते हैं, फ्रांस भी आके गैनेट जो है वो बंदे हायर कर रहा होता है, शिपिंग को अपने उसमें ले रहा होता है अगेंस्ट द यूके, एंड यूके भी इंप्रेस कर रहा होता है अमेरिकन सोल्जर्स को। ठीक है। तो अमेरिका क्या करता है कि ये लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल मंगवाते थे इनसे और फिर इन्हें फिनिश गुड
बेचते थे, वो सारी चीजें अब बंद कर दिया। ठीक है। अब व्हाट जेफरसन डिड, वो कहता था कि नहीं जी, हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अपनी बनानी ही नहीं है। ठीक है। अमेरिका का प्राइमरी प्रोडक्ट होगा, हम अपना प्राइमरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, राइट, उसी से हम अपना काम चलाएंगे। ठीक है। हमने एम्बार्गो वुड एंड कॉटन का लगाया हुआ है उनके ऊपर, यूके के ऊपर। ठीक है। फ्रांस का हमने ब्लॉकेट किया हुआ है। सो यूएस वुड नॉट डेवलप इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है। एक एग्रीकल्चर नेशन होगी, फुल एग्रेरियन कंट्री होगा। लेकिन ये चीज़ उसकी काम नहीं की। इस वजह से काम नहीं करती क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड तो आपस में जंग पे होते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता अमेरिका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वो खुद में इंगेज थे, वो कहते थे बस बंदे हैं, हम अपने पास भर्ती करें, एंड वी शुड फाइट अगेंस्ट ईच अदर। सो अमेरिका की उल्टा एक्सपोर्ट जो है, जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता था वो ड्रॉप हो गई, वो रॉ मटेरियल उनको कैसे भेजे। ठीक है। सो ये मसला, जैसे ही इनकी आपस की जंग खत्म हुई और जैसे ही मसला इनका हल होता है, तो ऑटोमेटिक एम्प्रेसमेंट का इशू भी हल हो जाता है। यूके को जरूरत नहीं होती इनके बंदों की, ना ही फ्रांस को जरूरत होती है, और ये सारा इशू जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है।